जय हिंद। नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। हमारी कंटिन्यूअस क्लासेस पूंजी बाजार को लेकर चल रही है। तो हम पूंजी बाजार हमारा मेन टॉपिक है। तो पूंजी बाजार, तो पूंजी बाजार के अंतर्गत आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, विनिमय बोर्ड जिसे शॉर्ट में हम सेबी कहते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी भारतीय पूंजी बाजार की शीर्ष नियामक संस्था है। सेबी भारतीय पूंजी बाजार की शीर्ष नियामक संस्था, यह एपेक्स रेगुलेटरी बॉडीज है। सेबी पूंजी बाजार को नियमित करने का काम, नियंत्रित करने का काम और पूंजी बाजार के संदर्भ में नीतियां बनाने और दिशा निर्देश सृजित करने और उनका प्रभावी क्रियान्वयन करने पर बल देती है। मित्रों, तो सेबी, अब हम आते हैं सेबी की स्थापना कब हुई, सेबी की स्थापना का उद्देश्य क्या रहा, सेबी का संगठनात्मक ढांचा क्या है, सेबी का कार्य क्या है, इत्यादि इत्यादि के बारे में। तो सेबी की स्थापना 1988 में एक सलाहकारी संस्था के रूप में की गई। सेबी की स्थापना कब हुई? 1988 में। इसकी स्थापना 1988 में हुई। सेबी की स्थापना 1988 में हुई, एक सलाहकारी संस्था के रूप में। जब सेबी बनाई गई तो कहा गया कि सेबी एक एडवाइजरी बॉडी होगी या भारत सरकार को, भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय पूंजी बाजार के संदर्भ में सलाह देगी। उस समय शेयर बाजार में लोगों की रुचि बढ़ने लगी थी। देश में शेयर कल्चर को बढ़ावा मिलने लगा था। 1988 में राजीव गांधी सरकार ने उदारी कार्यक्रम की सिंबॉलिक रूप में शुरुआत किया। नई विदेशी निवेश नीति लाई गई। विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के हस्तक्षेप को कम किया जाने लगा। मतलब एक प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में सिंबॉलिक रूप में उदारीकरण और निजीकरण को बढ़ावा मिलने लगा। इसके पश्चात शेयर बाजार में लोगों की रुचि बढ़ने लगी। निवेशकों का रुझान शेयर बाजार के तरफ होने लगा। तो ऐसे में सरकार का यह दायित्व बनता था कि वह पूंजी बाजार को रेगुलेट करने के लिए कोई संस्थागत व्यवस्था करे। वह पूंजी बाजार के संदर्भ में, पूंजी बाजार के संदर्भ में कोई संस्थागत कदम उठाए
जिससे कि निवेशकों का विश्वास बढ़ सके, निवेशकों के हितों की रक्षा हो सके, पूंजी बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सके। तो इसे देखते हुए पूंजी बाजार के नियमन के लिए सेबी की स्थापना की गई। तो सेबी की स्थापना का जो उद्देश्य बताया जाता, सेबी की स्थापना का उद्देश्य देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य, पहला उद्देश्य भारतीय पूंजी बाजार का नियमन करना, भारतीय पूंजी बाजार का नियमन करना और दूसरा उद्देश्य इसका निवेशकों के हितों की रक्षा करना, निवेशकों के हितों की रक्षा करना, हितों की रक्षा करना। यह भारतीय पूंजी बाजार नियामक संस्था सेबी का उद्देश्य। जब 1988 में सेबी बनाई गई तो उस समय सेबी एक सलाहकारी संस्था थी। इन उद्देश्यों को लेकर सेबी की स्थापना की गई। 1992 में भारत सरकार द्वारा सेबी को अधिकार संपन्न बनाने के लिए सेबी के स्वरूप में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया और सेबी को एक संविधिक संस्था बनाने का निर्णय लिया गया। फलतः भारतीय संसद द्वारा सेबी अधिनियम 1992 पारित किया गया और इस अधिनियम के पारित होने के बाद सेबी एक संविधिक संस्था के रूप में स्थापित हो गई, स्टैच्यूटरी बॉडीज के रूप में स्थापित हो गई। तो वर्तमान में सेबी एक संविधिक संस्था के रूप में कार्यरत है। 1988 में सेबी की स्थापना एक सलाहकारी संस्था के रूप में की गई, परंतु वर्तमान में सेबी एक संविधिक संस्था है। सेबी को संविधिक दर्जा 1992 में दिया गया, 1992 में दिया गया। अब सेबी के ऊपर भारतीय पूंजी बाजार का नियमन करना, भारतीय पूंजी बाजार का विकास सुनिश्चित करना, भारतीय पूंजी बाजार में कपटपूर्ण व्यवहार को नियंत्रित करना, भारतीय पूंजी बाजार में अनियमितता रोकने जैसे दायित्व प्रदान किए गए। सेबी जहां 1992 के पहले अधिकार विहीन संस्था थी, आज सेबी एक अधिकार संपन्न संस्था के रूप में स्थापित हो चुकी है। अंडरस्टूड। अब आगे हम बढ़ते हैं। सेबी भारतीय पूंजी बाजार की शीर्ष नियामक संस्था। सेबी एक बहुसदस्यीय निकाय है। सेबी एक संविधिक निकाय है। सेबी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संघ का भी सेबी अध्यक्ष है। अब हम डिस्कस करेंगे सेबी का प्रबंधात्मक ढांचा कि सेबी का प्रबंधात्मक ढांचा क्या है। सेबी का प्रबंधात्मक ढांचा, सेबी का प्रबंधात्मक ढांचा। देखिए, सेबी का प्रबंध संचालन एक 10 सदस्यीय बोर्ड द्वारा किया जाता, जिसमें चेयरमैन भी सेबी का इंक्लूड होता। इसका प्रबंध संचालन 10 सदस्य प्रबंध संचालन 10 सदस्यीय संचालक मंडल द्वारा किया जाता है।
संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। इस सेबी का चेयरमैन भी इस संचालक मंडल में होता है। इसमें 9 सदस्य होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं। तो संचालक मंडल के शीर्ष पर सेबी का चेयरमैन होता है। इसके नीचे 9 सदस्य होते हैं, 9 सदस्य। अब इन सदस्यों में कहां कहां से आते हैं? ये कानून मंत्रालय से एक, कानून मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आरबीआई। अब कानून मंत्रालय से एक प्रतिनिधि आता है, कानून मंत्रालय से एक आता है, वित्त मंत्रालय से एक आता है। आरबीआई 2 डायरेक्टर्स की नियुक्ति करती है। कानून मंत्रालय से एक, वित्त मंत्रालय से एक, आरबीआई द्वारा 2 प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं। शेष जो आपके जो 5 बचते हैं, इन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो विशेषज्ञ होते हैं, जो पूंजी बाजार के एक्सपर्ट होते हैं। इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, इसमें गैर सरकारी डायरेक्टर्स भी होते हैं। तो सेबी का प्रबंध संचालन एक 10 सदस्यीय संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। सेबी के चेयरमैन और डायरेक्टरों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा ही की जाती है। सेबी के चेयरमैन का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सेबी के चेयरमैन का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इस सेबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों को 2 भागों में बांटा जाता, फुल टाइम डायरेक्टर एंड पार्ट टाइम डायरेक्टर। सेबी में 4 फुल टाइम डायरेक्टर हैं और 5 पार्ट टाइम डायरेक्टर सेबी में होते हैं। 4 फुल टाइम और 5 पार्ट टाइम डायरेक्टर्स होते हैं। कभी कभी भारत सरकार सेबी के डायरेक्टरों को 3-3 वर्ष के लिए भी नियुक्त करती है। सामान्यतया यह माना गया कि सेबी के चेयरमैन की नियुक्ति भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाएगी। यह भी देखने को मिला कि पूर्व में भारत सरकार ने 3 वर्ष के लिए भी सेबी के चेयरमैन की नियुक्ति की है। सेबी का चेयरमैन कौन होगा? सेबी का चेयरमैन वह व्यक्ति होगा जिसे आर्थिक मामलों की जानकारी हो, जिसे शेयर बाजार की जानकारी हो, जो पूंजी बाजार का एक्सपर्ट हो, पूंजी बाजार के संदर्भ में स्पेसिफिक नॉलेज रखता हो, पूंजी बाजार के संदर्भ में उसके पास दक्षता हो, वह सेबी का चेयरमैन होगा। अंडरस्टूड? तो सेबी का चेयरमैन आर्थिक, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि अर्थशास्त्री होता, आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होता है, मुद्रा बैंकिंग क्षेत्र का वह विशेषज्ञ होता है। इनमें जो भी आप सदस्य होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वह कहीं न कहीं आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट होते हैं। अंडरस्टूड? इसके अतिरिक्त सेबी के अंतर्गत अधिकारी होते हैं, सेबी के अंतर्गत कर्मचारी होते हैं, जिनके माध्यम से सेबी द्वारा कार्य किया जाता है। अंडरस्टूड? चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। आपसे पूछा जाए कि सेबी का हेड क्वार्टर कहाँ, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि सेबी का हेड क्वार्टर मुंबई में। सेबी का हेड क्वार्टर कहाँ? मुंबई में।
सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय और उप क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बंगलौर, चेन्नई में उसके क्षेत्रीय कार्यालय और इसके अलावा कुछ उप क्षेत्रीय कार्यालय। परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना कि सेबी का मुख्यालय कहाँ, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और इसके अलावा सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय भी। शुरू में 3 क्षेत्रीय कार्यालय थे, फिर 4 हुए, वर्तमान में 5 सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय। अंडरस्टूड। अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो यह सेबी का अभी हमने संगठनात्मक जानकारी दी, प्रबंधात्मक और संगठनात्मक। अभी हमने आपको बताया सेबी की स्थापना कब हुई, सेबी की प्रकृति कब हुई, प्रकृति क्या, सेबी की स्थापना का उद्देश्य क्या, सेबी का जो है संगठनात्मक या प्रबंधात्मक ढांचा क्या, सेबी को कैसे मैनेज किया, सेबी को कैसे रेगुलेट। अब आगे हम डिस्कस करेंगे सेबी के फंक्शन, सेबी के कार्य, सेबी के कार्य, फंक्शन ऑफ सेबी, फंक्शन ऑफ सेबी, सेबी के कार्य। देखिए, सेबी की स्थापना भारतीय पूंजी बाजार को संचालित करने के लिए, भारतीय पूंजी बाजार का विकास सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय पूंजी बाजार में अनियमितता को रोकने के लिए, भारतीय पूंजी बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सेबी की स्थापना की गई। सेबी की स्थापना भारतीय पूंजी बाजार को संचालित करने, भारतीय पूंजी बाजार का स्वस्थ विकास करने, भारतीय पूंजी बाजार में गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए की गई। अंडरस्टूड। तो सेबी का पहला हम कहते हैं भारतीय पूंजी बाजार को संचालित करना, भारतीय पूंजी बाजार को बेहतर तरीके से संचालित करना, पूंजी बाजार को संचालित करना एक प्रमुख कार्य है। संचालित करना, भारतीय पूंजी बाजार को संचालित करना। नंबर 2, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के नियमन और स्थापना के लिए दिशा निर्देश जारी। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों की स्थापना और उनके नियमन के संदर्भ में, नियमन के संदर्भ में नियमन के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी करना, दिशा निर्देश जारी करना। पहला, भारतीय पूंजी बाजार का नियमन करना, भारतीय पूंजी बाजार का संचालन करना, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों की स्थापना और नियमन के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी करना। ये भारत में पहले से जो स्थापित स्टॉक एक्सचेंज है या नए स्टॉक एक्सचेंज स्थापित, उनकी स्थापना के लिए दिशा निर्देश जारी करना, उसका नियमन करना। सेबी का एक महत्वपूर्ण कार्य स्टॉक एक्सचेंज को, शेयर मार्केट को, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना, उसके बारे में नियम बनाना, उप नियम बनाना,
उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, स्टॉक एक्सचेंजों की जांच सुनिश्चित करना एटसेट्रा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेबी का तीसरा कार्य शेयर ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ब्रोकर, सब ब्रोकर, अंडर राइटर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट, शेयर ट्रांसफर एजेंट, शेयर ट्रांसफर एजेंट, प्रमोटर्स आदि के संदर्भ में प्रिंसिपल बनाना, नियम बनाना, दिशा निर्देश तैयार करना। शेयर ब्रोकर, सब ब्रोकर, अंडर राइटर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर्स, प्रमोटर आदि के संदर्भ में नियम बनाना, कानून बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना। सेबी का एक महत्वपूर्ण कार्य भारतीय शेयर बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना या सेबी। इसका मतलब है कि भारतीय पूंजी बाजार में लीगल कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा दिया जा, चीटिंग को हतोत्साहित किया जा, गला घोंट प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित किया जा। ऐसा इसलिए किया गया है कि निवेशकों के हितों की रक्षा हो सके। नेक्स्ट, भारतीय पूंजी बाजार, भारतीय शेयर बाजार से जुड़े हुए लोगों को प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट हमारा 5वां कार्य भारतीय पूंजी बाजार से जुड़े हुए लोगों को प्रशिक्षित करना। भारतीय पूंजी बाजार से जुड़े हुए लोगों को प्रशिक्षित करना। छठा पॉइंट है भारतीय पूंजी बाजार में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। पूंजी बाजार में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। भारतीय पूंजी बाजार में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना लोगों। नेक्स्ट पॉइंट, पूंजी बाजार में अवैध गतिविधियों को हतोत्साहित करना। पूंजी बाजार में अवैध गतिविधियों को हतोत्साहित करना। अतरंग व्यापार, इनसाइडर ट्रेडिंग को नियंत्रित करना। अतरंग व्यापार को नियंत्रित करना। वर्तमान में देखोगे तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को अडानी प्रकरण के संदर्भ में देखा जा रहा और वह अतरंग व्यापार के रूप में ही उसको देखा जा रहा। नेक्स्ट, पूंजी बाजार से संबंधित मामलों की जांच करना। पूंजी बाजार से संबंधित मामलों की जांच करना।
मामलों की जांच करना। जैसे वर्तमान में हिंडनबर्ग द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद अडानी के संदर्भ में सेबी द्वारा जांच की जा रही है। यह भी तो देखिए अब मैंने पूंजी बाजार के कार्य आपको सेबी का कार्य में कि सेबी भारतीय पूंजी बाजार की एपेक्स रेगुलेटरी बॉडीज है। तो सेबी द्वारा जो है भारतीय पूंजी बाजार को रेगुलेट करने के लिए समय समय पर कदम उठाया जाता, चाहे वह शेयर ब्रोकर के संदर्भ में नियम हो या प्रमोटर्स के संदर्भ में हो, अंडर राइटर्स के संदर्भ में हो, मर्चेंट बैंकर के संदर्भ में हो। यहाँ पर नियम बनाने का दायित्व तो सेबी का ही है। नियम बनाने का दायित्व तो सेबी का ही है। तो सेबी द्वारा जो है लोगों को मोटिवेट भी किया जाता, पूंजी बाजार के संदर्भ में जागरूकता उत्पन्न की जाती है। सेबी निवेशक शिक्षा और जागरूकता को भी बढ़ावा देने का काम करती है। सेबी के द्वारा निवेशकों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार के साथ मिलकर के काम किया जाता। सेबी सरकार को इस संदर्भ में कानून बनाने का भी सुझाव देती है। सेबी द्वारा दंडात्मक प्रोविजन भी किए गए। सेबी शेयर बाजार में गलत कार्य करने वाले लोगों और संस्थाओं के विरुद्ध दंडात्मक कदम भी उठाती, उन पर आर्थिक जुर्माना लगाने का भी काम करती है। सेबी को अर्ध न्यायिक संस्था का दर्जा मिला हुआ है। सेबी को अर्ध न्यायिक संस्था का दर्जा मिला हुआ है। सेबी पूंजी बाजार से उत्पन्न किसी भी विवादों के समाधान खोजने का प्रयास करती है। मर्चेंट बैंकर्स को मान्यता देती है। सेबी के कार्यों में जांच संबंधी कार्य भी छिपे हुए हैं, निहित हैं। चाहे वह प्रतिभूति घोटाला रहा हो, हर्षद मेहता घोटाला रहा हो, या उसके बाद के शेयर केतन पारिक घोटाला रहा हो, या वर्तमान में अडानी प्रकरण को लेकर के सेबी द्वारा निरंतर जांच की जा रही है, अंडर स्टूड हुआ। तो यह सेबी के मैंने कार्य बताए आपको। यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मुख्य परीक्षा में भी सेबी को लेकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सेबी जो है बहुत ही पावरफुल संस्था है। सेबी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर भी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद का भी सेबी मेंबर है। देखिए, सेबी और इरडा के मध्य यूलिप को लेकर विवाद हुआ था। सेबी और इरडा, सेबी जहां पूंजी बाजार की नियामक संस्था है, तो वहीं इरडा बीमा क्षेत्र की नियामक संस्था है। तो सेबी और इरडा के बीच यूलिप को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद इरडा सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को फटकार लगाते हुए कहती है कि सारे विवादों के समाधान की कुंजी हमारे पास नहीं है। नियामकी संस्थाओं के मध्य के विवाद को सुलझाने के लिए सुपर रेगुलेटरी बॉडीज के रूप में अलग से एक संस्था बनाई है, जिससे कि आर्थिक संस्थाओं के मध्य
किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न होने पाए। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल एक सुपर रेगुलेटरी बॉडीज के रूप में 2010 में स्थापित की गई। वित्तीय स्थिरता परिषद की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना सुपर रेगुलेटरी बॉडीज के रूप में की गई। बॉडीज के रूप में 2010 में की गई। सुपर रेगुलेटरी बॉडीज के रूप में 2010 में की गई। सुपर रेगुलेटरी बॉडीज के रूप में 2010 में की गई। इसका चेयरमैन भारत का वित्त मंत्री होता है। जो देश का वित्त मंत्री होगा वह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन होगा। पहले दूसरी जानकारी, इसका चेयरमैन जो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री पदेन होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री जो पदेन होते हैं, पदे। फिर इसका डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, इसका डिप्टी चेयरमैन आरबीआई का गवर्नर होता है। आरबीआई का गवर्नर। सदस्य सभी नियामकी संस्थाओं के अध्यक्ष, सभी नियामकी संस्थाओं के अध्यक्ष अब्लिक चेयरमैन इसके अध्यक्ष होते। अभी हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल का एक संगठनात्मक स्ट्रक्चर बताया। इसका गठन 2010 में हुआ। यह एक सुपर रेगुलेटरी बॉडीज है। इसका चेयरमैन सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर है, पदेन होते हैं। डिप्टी चेयरमैन आरबीआई का गवर्नर होता है। और मेंबर जो होते हैं सभी रेगुलेटरी बॉडी जो स्पेशली आर्थिक क्षेत्र से, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, उनके चेयरमैन भी इसके सदस्य होते। सेबी का चेयरमैन, सेबी इसका सदस्य है। इरडा इसका सदस्य है। ऊर्जा नियामक आयोग इसका सदस्य। पहले वायदा कारोबार आयोग था तो वह भी इसका सदस्य था। वर्तमान में वायदा कारोबार आयोग सेबी में उसका मर्ज कर दिया गया, सेबी में उसे मिला दिया गया, इसलिए उन्हें। तो प्रश्न है कि सुपर रेगुलेटरी बॉडीज का कार्य क्या होता। तो सुपर रेगुलेटरी बॉडीज का कार्य है कि नियामकी संस्थाओं के मध्य के विवाद को सुलझाना, नियामकी संस्थाओं की ऑटोनॉमी को प्रभावित किए बिना, नियामकी संस्थाओं की ऑटोनॉमी को प्रभावित किए बिना, नियामकी संस्थाओं की ऑटोनॉमी को प्रभावित किए हुए बिना नियामकी संस्थाओं में असामान्य परिस्थितियों में हस्तक्षेप करना, असामान्य परिस्थितियों में इंटरफेयर करना। अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? आपसे पूछा जा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन कौन है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन देश के वित्त मंत्री होते हैं। इसका उपाध्यक्ष या डिप्टी चेयरमैन कौन? आरबीआई का गवर्नर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल का कार्य क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल का कार्य
नियामकी संस्थाओं की स्वायत्तता को प्रभावित किए बिना उसमें हस्तक्षेप करना। लेकिन यह हस्तक्षेप सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता, यह हस्तक्षेप विवाद की स्थिति में, असामान्य परिस्थितियों में होता। तो सेबी इसका भी सदस्य है। तो सेबी भारत में एक प्रमुख शीर्ष नियामक संस्था के रूप में जानी जाती है। सेबी एक अधिकार संपन्न संस्था है। सेबी पब्लिक इश्यूज के बारे में, विदेशी निवेशकों के संदर्भ में, शेयर बाजार में कार्य करने वाले लोगों के संदर्भ में टाइम टू टाइम जो है कदम उठाती रहती है। अंडरस्टूड। तो आगे तो अभी हमने सेबी के बारे में, इस पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रश्न है, सेबी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सेबी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए। पहला कथन है, सेबी एक बहुसदस्यीय निकाय है। सेबी एक बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय निकाय है। दूसरा पॉइंट, सेबी एक संवैधानिक संस्था। सेबी एक संवैधानिक संस्था। सेबी संवैधानिक संस्था। यह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल का सदस्य नहीं है। यह कमोडिटी वायदा कारोबार का नियमन नहीं करते। नियमन नहीं करते। उपरोक्त में कितने कथन सही है? उपरोक्त में कितने कथन सही हैं? उपरोक्त में कितने कथन सही हैं? यह प्रश्न। अब हम यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं। ए ऑप्शन है केवल एक, बी केवल दो, केवल तीन, सभी चारों। सभी चारों, यह जो है हमारा प्रश्न है। अब इसको पढ़े, हमने क्या लिखा? सेबी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सेबी एक बहुसदस्यीय निकाय है, यह सही है। सेबी में जो है अध्यक्ष सहित 10 मेंबर हैं, तो सेबी क्या हुआ? एक बहुसदस्यीय निकाय। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हुआ। सेबी एक बहुसदस्यीय निकाय है। सेबी में अध्यक्ष सहित 10 सदस्य हैं, यह एक बहु। दूसरा, सेबी एक संवैधानिक संस्था, यह भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा देने के लिए 1992 में संसद द्वारा एक अधिनियम बनाया गया, जिसके माध्यम से सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया। जब सेबी बनाई गई उस समय सेबी संवैधानिक संस्था नहीं थी, सलाहकारी थी। लेकिन 1992 में सेबी एक संवैधानिक संस्था बन गई। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही।
यह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल का सदस्य नहीं है। गलत है। सेबी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल का सदस्य है। तीसरा स्टेटमेंट गलत। यह कमोडिटी वायदा कारोबार का नियमन नहीं कर, यह भी गलत है। पहले कमोडिटी वायदा कारोबार का नियमन करने के लिए वायदा बाजार आयोग था, लेकिन 2015 में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को सेबी में मिला दिया गया। तो यह कमोडिटीज के भी वायदा कारोबार आयोग का नियमन करती है। तो आप देख रहे हो कि पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि तीसरा और चौथा गलत। तो कुल कितने स्टेटमेंट सही हुए? 1 और 2, तो 2 स्टेटमेंट। तो उत्तर क्या बनेगा? बी बनेगा। तो केवल 2 जो हैं कथन सही हैं। कौन कौन? 1 और 2। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते। बहुत सिंपल क्वेश्चन जो सेबी के बेसिक इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस थे। तो सेबी को लेकर के प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। सेबी को लेकर के मुख्य परीक्षा में पूछे जाए। सेबी के गठन के उद्देश्यों और कार्यों की विवेचना कीजिए। क्या आपको लगता है कि सेबी भारतीय पूंजी बाजार का नियमन करने में सक्षम पूर्णतया है? विवेचना। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया। सेबी की स्थापना के बाद भारतीय पूंजी बाजार में लोगों का विश्वास बढ़ा। हालांकि टाइम टू टाइम सेबी पूंजी बाजार में कुछ अनियमितताएं भी देखने को मिली है, लेकिन उसके बावजूद सेबी ने भारतीय पूंजी बाजार को प्रभावपूर्ण तरीके से रेगुलेट किया, भारतीय पूंजी बाजार को नियंत्रित किया, भारतीय पूंजी बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया, भारतीय पूंजी बाजार में निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखने में सफल हुई है। तो सेबी बहुउद्देशीय है। सेबी मल्टीटास्क संस्था के रूप में काम करती है। तो मित्रों, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को दृष्टिगत रखते हुए हमने अभी डिस्कस किया। अब एक क्वेश्चन और हम सेबी से लेकर चलते हैं। सेबी के संदर्भ में, सेबी के संदर्भ में निम्न कार्यों पर, सेबी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सेबी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। सेबी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमारा है, मर्चेंट बैंकर का नियमन सेबी द्वारा नहीं किया जाता। मर्चेंट बैंकर्स का नियमन सेबी द्वारा नहीं किया जाता। सेबी द्वारा नहीं किया जाता है, एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा, सेबी एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है। तीसरा, सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चौथा, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है।
उपरोक्त में कितने कथन सही है? कितने कथन सही है? अब विकल्प केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी। अब देखिए 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है मर्चेंट बैंकर्स का नियमन सेबी द्वारा नहीं किया, गलत है यह। हमने बताया मर्चेंट बैंकर्स को मान्यता देना, उनके कार्यों पर नजर रखना, उनका नियमन करना सेबी का प्रमुख कार्य। मर्चेंट बैंकर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के मध्यस्थ के रूप में द्वारा स्थापित एक संस्थागत ढांचा जो धन कलेक्शन का काम करते हैं, धन संचय का काम करते हैं, धन को प्रबंधित करने का काम करते हैं। तो मर्चेंट बैंकर्स का नियमन सेबी द्वारा किया जाता है। तो यह कथन हमारा गलत हुआ कि मर्चेंट बैंकर्स का नियमन सेबी द्वारा नहीं किया जाता, यह कथन गलत। दूसरा, सेबी एक संवैधानिक संस्था, यह भी कथन गलत है। किसी संस्था को तब संवैधानिक कहा जाता है जब उसके गठन का प्रावधान संविधान के किसी अनुच्छेद में किया गया हो, तो उस संस्था को संवैधानिक संस्था। सेबी के गठन का प्रावधान संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया। सेबी शुरू में एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के रूप में स्थापित की गई, परंतु 1992 में संसद ने एक अधिनियम बनाया और इसे संवैधानिक संस्था का। तो सेबी संवैधानिक संस्था नहीं है बल्कि संवैधानिक संस्था, इसलिए गलत। तीसरा, सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती, यह कथन गलत है। सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, उसमें राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती है। 1, 2, 3 गलत। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, यह सही है। तो आपने देखा कि जो 4 स्टेटमेंट हैं उनमें 3 स्टेटमेंट गलत हैं, एक स्टेटमेंट, 4th स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार आंसर क्या होगा? केवल एक। तो आपका आंसर ए होगा। पहला स्टेटमेंट एक कथन सही है, जो कथन 4 है सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया। अंडरस्टूड? तो सेबी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, संवैधानिक संस्था है। सेबी बहुसदस्यीय निकाय है, सेबी सलाहकारी संस्था इत्यादि। तो मित्रों, सेबी से बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके बारे में हमने आपके साथ अभी परिचर्चा किया। पूंजी बाजार को लेकर के हमने आपके साथ परिचर्चा किया। पिछले कई दिनों से मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार से संबंधित अवधारणाएं चले, तो अभी भी हमारा पूंजी बाजार से ही संबंधित अवधारणाओं या पूंजी बाजार से संबंधित तथ्यात्मक विश्लेषण अगली कक्षाओं में भी होगा। हम मंडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बंध पत्र के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बॉन्ड पेपर के बंध पत्र क्या है, मसाला बॉन्ड क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड क्या है, एटसेट्रा, इनके बारे में हम आपके साथ परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेना चाहेंगे। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले दिन अगली कक्षा में होगी। तो मित्रों, हमने आपके साथ अभी सेबी को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और इसको लेकर के आप अपना मूल्यांकन भी करेंगे। कोई भी टॉपिक जब कंप्लीट हो तो उसको
क्लास में पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद पिछले वर्ष के कुछ पेपर उठाइए। देखिए कि पिछले वर्षों में इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर हम दे पाते हैं या नहीं दे पा रहे हैं। नहीं दे पा रहे हैं तो क्यों नहीं दे पा रहे हैं, उसका कारण क्या है और आगे कैसे दें। केवल मित्रों पढ़ना नहीं है, आपको अपना मूल्यांकन भी करना है और मूल्यांकन करके आपको आगे बढ़ते रहना है। बिना मूल्यांकन किए हुए आप सफलता प्राप्त नहीं कर। सचिन तेंदुलकर को भी अभ्यास करना पड़ता था, विराट कोहली या रोहित शर्मा को भी मैच के पहले अभ्यास सत्र, प्रैक्टिस सेशन में सम्मिलित होना पड़ता। प्रैक्टिस सेशन के बाद वह मैच खेलने आते हैं। इसलिए आपसे भी मेरी अपेक्षा है कि आप केवल पढ़िए मत, पढ़ने के साथ साथ लिखने की भी आदत आप डालिए, समझने की आदत डालिए, टेस्ट पेपर हल करने की आदत डालिए। तो आज की क्लास इसी के साथ अपेक्षा के साथ बंद कर रहा हूँ कि आपको जो मैं टाइम टू टाइम पर जो आपको सुझाव देता हूँ, जो आपसे आग्रह करता हूँ, उसे आप फॉलो करेंगे और आप अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त खुद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राष्ट्र सेवा के लिए संकल्पित रहिए। धन्यवाद।